नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही आपकी जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं की जो तैयारी चल रही है वो बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। दोस्तों, सर्वप्रथम मैं आप लोगों को आज महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आपके जीवन में महादेव अपनी कृपा बनाए रखें और आपके जो सपने हैं उन सपनों को कहीं ना कहीं सार्थक करने में आपके लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे और आप पे उनकी कृपा दृष्टि हमेशा बने रहे। जो आपने सोचा है उसको कहीं ना कहीं पाने में कहीं ना कहीं उनकी कृपा हमेशा आप पे बने रहे। तो दोस्तों, मैं आज जो वीडियो आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूँ, मेरे कई ऐसे छोटे बड़े भाई बहनों ने मुझसे एक क्वेश्चन हमेशा ये पूछा गया है कि सर कि जो प्रारंभिक परीक्षा के साथ क्या हम मुख्य परीक्षा की भी तैयारी करते हुए चलें। और बहुत से अभ्यर्थी ऐसे ही कर रहे हैं। जो प्रवक्ता संवर्ग की भर्ती प्रारंभिक जो परीक्षा होने जा रही है 27 अप्रैल 2025 को, उसके साथ बहुत से अभ्यर्थी क्या कर रहे हैं, मुख्य परीक्षा की भी तैयारी करते हुए चल रहे हैं। तो ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, तो आज मैं इसी पर आपके बीच इस पर चर्चा करूंगा कि आपको मुख्य परीक्षा की अभी तैयारी करनी है या नहीं करनी है। तो दोस्तों, सर्वप्रथम मैं आपको ये सिद्ध कर दूं कि जितने भी अभ्यर्थी इस तरीके की जो भी चीजें कर रहे हैं, सर्वप्रथम पूर्व में आपको कह दूं कि प्रारंभिक परीक्षा को पहले सर्वप्रथम आपको दृष्टिगत होना चाहिए कि मुझे प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करनी है और मुख्य परीक्षा में उसके पश्चात बैठना है। जितने भी अभ्यर्थी, जितने भी भाई बहन जो मुख्य परीक्षा की भी साथ साथ तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी कदापि ऐसा ना करें। आपके पास मुख्य परीक्षा में बैठने का जो समय है वो काफी सफिशिएंट मिलेगा। ये नहीं कि आपकी तैयारी वहां पर नहीं हो पाएगी, बहुत ज्यादा समय आपको मिलेगा। तो ये लेके चलिए, आपका जो अभी गोल है, जिस गोल को आपने दागना है, जिस जगह पर आपने पॉइंट टू पॉइंट निशाने साधना है, वो आपका प्रारंभिक परीक्षा है, ना कि मुख्य परीक्षा। आप ये चाहते हैं कि मैं सीधे प्रारंभिक सीढ़ी को पार न करते हुए जो सबसे ऊंची जो सीढ़ी है उस सीढ़ी पर अपने कदम रख के अंदर प्रवेश कर लूं, ऐसा मुमकिन नहीं हो पाएगा। आपको स्टेप बाय स्टेप जो सीढ़ी है उस सीढ़ियों को तो चढ़ना ही पड़ेगा। यदि जो अभ्यर्थी ऐसा सोचता है कि मैं प्रारंभिक परीक्षा भी और मुख्य परीक्षा के साथ हम दोनों को साथ लेके चलेंगे, तो निश्चित रूप में ऐसे अभ्यर्थी इस भर्ती परीक्षा में पहले ही जो प्रारंभिक परीक्षा का जो रिजल्ट जारी होगा उसमें पृथक होगा बाहर हो जाएंगे। निश्चित रूप में इतना ध्यान रख लीजिए, ठीक है। ये लेके चलिए कि आज से आपके पास जो 51 दिन का जो समय बच गया है, तो इसमें अभी तो आपको मुख्य परीक्षा से संबंधित जितने भी चीजें आप पढ़ रहे हो उसको साइड कर लीजिए। देखिए, जैसे हम सोचते हैं कि हम रोटी का निवाला सीधे मुंह में डाल रहे हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। पहले हमें आटे को गूंदना होगा, उसके बाद उसके बेलना होगा, उसके बाद उससे तवे में डाल के उसको पकाना होगा, फिर सेकना होगा, फिर जाके कहीं ना कहीं हमें रोटी प्राप्त होती है खाने लायक। तो आप चाहते हैं कि सीधे ही रोटी मुंह पे चले जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आपको जो स्टेप टू स्टेप जो हैं उनको तो आपको पार करना ही होगा। मैं सभी भाई बहनों से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि आपका भी जो सर्वाधिक रूप में जो ध्यान केंद्रित होना चाहिए वो आपकी प्रारंभिक परीक्षा में ही ध्यान केंद्रित होना चाहिए, अन्यथा कहीं भी अपने जो माइंड को इधर उधर मत भटकाइए। कल मेरे पास एक बच्ची का फोन आया था चमोली से, मेरे से कह रही है कि सर कि मुझे ये बता दीजिए, मुझे प्रारंभिक परीक्षा को कितना समय देना है और मुख्य परीक्षा को कितना समय देना है, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रही। पहली दफे वो इस भर्ती परीक्षा में बैठ रही है। तो मेरे बहुत ढेर सारे दोस्त कह रहे हैं कि मुख्य परीक्षा के लिए आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा, अभी यही समय है कि जहां पर आपको प्रारंभिक परीक्षा के साथ मुख्य परीक्षा में भी आपको तैयारी करनी है। तो मैं सर्वप्रथम ये कहना चाहूंगा कि यदि जब आप प्राथमिक परीक्षा में जब अपना स्थान बनाओगे तभी जाके मुख्य परीक्षा में बैठोगे। आप मुख्य परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं और प्रारंभिक परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं और आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या हो गया, आपका गर्त में जाना निश्चित है। आपको कोई भी गर्त से जाने में रोक नहीं सकता है। आप लोगों के अभी बहुत ढेर सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके जो प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी तैयारी नहीं की है, सिलेबस के अकॉर्डिंग वो पढ़ाई कर ही नहीं रहे।
तो कहां से आपकी परीक्षा उत्तीर्ण होगी? आपको जो आयोग द्वारा जो सिलेबस दिया है, सिलेबस टू सिलेबस आपको चलना है। जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में एलटी भर्ती परीक्षा का जो पेपर दिया था उनके लिए तो सिर्फ रिवीजन करना है, और बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका रिवीजन भी नहीं हुआ है पूरी तरीके से। अभी रिवीजन तो छोड़िए, जो आयोग द्वारा जो सिलेबस दिया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग उनकी तैयारी नहीं हुई है। जब तक वो परीक्षा के आधार पर जो सिलेबस दिया, पाठ्यक्रम दिया है, अगर उसके आधार पर यदि आपने पूरी तरीके से पढ़ लिया है तो अब आपके समय जो आपके पास अब जो समय बचता है वो रिवीजन का समय बचता है। अब आपको रिवीजन करना है। आपको बता दूं, यदि आप लोग 4 से 5 घंटा प्रतिदिन दे रहे हैं, वैसे तो आपको अधिक समय देना चाहिए। अगर आप 4 से 5 घंटा यदि प्रतिदिन दे रहे हैं, यदि किसी टॉपिक को दे रहे हैं, ये सोच लीजिए 70% 75% तो आपको जो आपने 5 घंटे जिस चीज को दिए हैं उससे तो 75% तो आपको याद होना चाहिए। ऐसा ना करें कि आप 5 घंटे 4 घंटे 2 घंटे आप किसी सब्जेक्ट को दो रहे हो और आपने जो पढ़ा है उसके सापेक्ष आपको कुछ नहीं आ रहा है और आपका जो ज्ञान है वो क्षणिक भर का है। तो ऐसी स्थिति में आप ये सोच के चलिए कि ये आपके बस का बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके साथ इस तरीके की चीजें घटनाक्रम घट रहा है तो ये सोचिए आपको बहुत अधिक मेहनत की जरूरत है। तो यदि आप 4 घंटे या 5 घंटे यदि आप नियमित रूप से पढ़ रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि खंड क, खंड ख, खंड ग, खंड ये घ को अगर आप सही तरीके से पढ़ रहे हैं तो जितना भी आप पढ़ रहे हैं आपके मस्तिष्क में वो बैठ जाना चाहिए। यदि बैठ रहा है जो आप पढ़ रहे हो, आपको पूर्व में जो पढ़ा है वर्तमान समय में वो चीज याद हो रही है नहीं हो रही है, पहले सबसे प्राथमिक जो चीज है इस पे मनन करिएगा, इस कमी को दूर कीजिएगा। यदि मेरे अंदर कमी है तो उस कमियों को समझो, पहचानो, उन कमियों को दूर करने की कोशिश कीजिए। ऐसा कोई भी अभ्यर्थी नहीं है जिसके अंदर कमी ना हो। हर व्यक्ति में कोई ना कोई त्रुटियां होती हैं, बस उन त्रुटियों को सिर्फ क्या करना पड़ता है, समझना पड़ता है, उन पे कार्य करना पड़ता है और वो त्रुटियां निराकरण उनका निश्चित रूप में हो जाता है। तो आपको भी ऐसा ही करना है। अगर मैं कहूं जो प्रारंभिक परीक्षा पे ही सारथी रूप में आप क्या रखें, फोकस रखिए। जो मान लीजिए आपकी जो मुख्य परीक्षा की जो किताबें हैं उनको आप साइड रख दीजिए। 50 दिन बचे हैं ना, 50 दिन के लिए उनको साइड कर दीजिए। यदि आप प्राथमिक परीक्षा में ये कहूं जो प्राइमरी परीक्षा है, यदि उसमें आपने 110 से 115 के बीच अगर आप नंबर लेके आ गए, 115 से ऊपर ही होना चाहिए। मैं अंतिम जो पहली जो कट ऑफ बता रहा हूँ वो 110 आपके पास होने ही चाहिए। अगर इससे नीचे आपके नंबर आए तो सोच लीजिए कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ा गया है। तो ये लेके चलिए कि जो कट ऑफ जो गिरेगी वो 110 तो सफिशिएंट, ये आपके यहाँ पर सेव है, वहां से ऊपर को ही आप ये देखना, ऊपर को ही ज्यादा मेरिट ये रहेगी। तो आपको 110 लाने के लिए आपको ऋणात्मक जो प्रश्न आप करते हैं उन पे नहीं करना है, इस तरीके की हरकतें नहीं करना है। अभी देखिए बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अभी एलटी भर्ती परीक्षा में जिनको बहुत बड़ा झटका लगा है, ये कहें बहुत बड़ा उनको कहीं ना कहीं उसके सर पे कहीं बादल जैसे फटे हैं, तो अभी वो दर्द से उभरे नहीं हैं और वो अभ्यर्थी बहुत अधिक जो अगर मैं कहूँ जो सत्यापन कर चुके हैं, जो डीबी कर चुके हैं और अंतिम चयन परिणाम सूची में उनका नाम नहीं है, सबसे ज्यादा घायल वो हैं, वो सबसे ज्यादा दुखी कहें, जो अभी पूरा कॉन्सेंट्रेट इस भर्ती परीक्षा में नहीं बना पा रहे होंगे, क्योंकि अभी जो पीड़ा है उस पीड़ा से अभी वो बाहर ही नहीं निकले हैं। ऑब्वियसली वो चीज होनी भी है, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद डीबी होने के पश्चात भी अगर हमें बाहर कर दिया जाता है तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है हमारे जीवन में। तो इन चीजों को आप पृथक करके एक साइड रखकर आपको क्या करना है, तैयारी में जुड़ जाना है। आपने पूर्व में जितना भी पढ़ा है वही चीज आपके लिए सफिशिएंट है। थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए, हिंदी है हिंदी को देख लीजिए, और ये अगर आप कर गए तो निश्चित रूप में आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। आपका दंगल फिल्म का एक डायलॉग है, कहते हैं कि मैं आपको तैरना सिखा सकता हूं। तैरना तो आपको खुद ही है, प्रयास तो आपको खुद ही करना है, हाथ पैर तो आपको खुद ही मारना है, अन्यथा कोई नहीं करेगा ना। वहां पर आपको बैठना है, आपने जो जितना पूर्व में पढ़ा है वो उससे संबंधित जो प्रश्न आ रहा है उनको कितना आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो, कितना उनको सही कर रहे हो, कितना गलत कर रहे हो, ये आप पर निर्भर करता है। यदि
आपने सोचा है, यदि आपका जो सपना है कि मैं प्राथमिक जो भर्ती परीक्षा है उसमें मैं अपना स्थान निश्चित रूप में लाऊंगा, तो जो आपकी जो पीडीएफ आती है, जो रिजल्ट जारी होता है प्रथम परीक्षा का, प्रारंभिक परीक्षा में, उसमें आपका सिलेक्शन होना चाहिए, उसमें भी आपका नाम उस लिस्ट में आपका अनुक्रमांक यहाँ पर होना चाहिए, इतना याद रखिएगा। यदि आप उस भर्ती परीक्षा में अगर अनुक्रमांक अपना नहीं ला सकते हैं तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात कोई नहीं है। देखिए, बेसिकली जितने भी युवा साथी है मेरे, आज की डेट में हमें समाज में कोई भी नहीं पूछता है। यदि आपके पास अगर जॉब नहीं है ना, समाज में आपको कोई भी मुंह नहीं लगाता है, एक कुत्ता भी नहीं पूछता है, क्योंकि जो ऐसे व्यक्ति भी आपको टॉन्ट मार जाएंगे जिनका वजूद ही नहीं है। वो ये कहेंगे कि अरे क्या कर रहा है, अभी तक नौकरी नहीं लगा, इतनी परीक्षाएं दे रहा है, अभी तक इतनी कोचिंग कर रहा है, क्यों अभी तक कोई भी परिणाम आपका नहीं आया। ऐरा गैरा नत्थु खैरा भी आपको टोक के चले जाएगा। जो युवा बेरोजगार जो साथी हैं, समाज में इज्जत उन्हीं की होती है जिनके पास या तो धन है या तो वो अपने जीवन में कहीं ना कहीं कोई पद पर आसीन है। तो इन्हीं दो लोगों की समाज में इज्जत होती है, उन्हीं की पूछ होती है। अगर लोग आपकी इज्जत कर भी देते हैं, आपके कुछ रिश्तेदार होंगे, रिश्ता है आपका, इसीलिए आपसे वो क्या करते हैं, रिश्ते के नाते आपकी इज्जत कर देते हैं, अन्यथा कोई भी नहीं करता है। यदि आपके पास धन है तो दुनिया आपके पीछे है। यदि आप किसी पद प्रतिष्ठा पर अगर आसीन हो तो दुनिया आपके पीछे चक्कर काटती रहती है, फलाना मेरा रिश्तेदार है, फलाना, आपके रिश्ते भी निकल आते हैं। तो ये बनने के लिए आपको अपने वो तपती हुई भट्टी में आपको तो झोंकना ही पड़ेगा अपने आप को, बिना झोंके तो नहीं होगा। यदि आप उस भट्टी में अपने आप को पकाना चाहते हो और पक के जब निखर के जब आप सामने आओगे तो कहते हैं ना कि उगता हुआ सूरज भी आपको सलाम करता है। तो इस तरीके से बनना है। यदि कहते हैं ना कि अगर आपका सपना है कि यार मैं तो प्रवक्ता, मैं अपना स्थान बनाऊंगा ही बनाऊंगी, अगर ये जो सपना है, अगर आपका दृढ़ है, तो ये दृढ़ संकल्प है तो मैं बनाऊंगी, तो आपके सपने को पूरा करने के लिए वो कायनात भी आपके पीछे खड़ी हो जाती है। कर कर निकल, इसमें तेरा सिलेक्शन होगा। वो कायनात भी, जो कहते हैं ना कि जो अदृश्य जो शक्तियां होती हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपको प्रेरित करती हैं। अब आज के दिन बहुत से अभ्यर्थी शिवालयों की तरफ, मंदिरों की तरफ अपना समय व्यतीत करने के लिए जा रहे होंगे, बहुत घंटे, 4-5 घंटे वहां पर बर्बाद करेंगे। इससे अच्छा है कि जो 4-5 घंटे जो आप वहां बर्बाद करोगे, 4-5 घंटे में आपके 1-2 टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। आपके घर में ही आपके भगवान है, आपको पता ही नहीं है, जिनका अस्तित्व है, और उनके पीछे भाग रहे हो जिनका अस्तित्व है ही नहीं। आपके घर में आपके माता पिता, यदि आपने अपने माता पिता को ही खुश कर दिया, अगर उनके ही चरण वंदना यदि आपने कर दी है, तो इस दुनिया में ये सोच लीजिए आपने स्वर्ग या बैकुंठ प्राप्त कर लिया। यदि आपके माँ बाप खुश हैं, इससे बड़े कोई देवता और देवी देवता है ही नहीं इस संसार में। यही हमारे देवता हैं, यही हमारी देवी है। तो यही हमारे भरण पोषण करने वाले वो हैं जिसके बलबूते आज आप जिस जगह पे बैठे हो, जिस जगह पे सांस ले रहे हो, उन्हीं के बलबूते हो। ठीक है, तो याद रखिएगा, इधर उधर ना भटकते हुए, इधर उधर ना जाते हुए, अपने आप को जिस स्थान पर बैठे हो, जहां पर आप बैठे हो वहीं पर आप अध्ययन करिए, इस चीज का मनन करिए कि मुझे अपने माँ बाप को इस बार इस भर्ती परीक्षा में अपना नाम लेकर उनको एक सरप्राइज देना है या उनको एक गिफ्ट देना है। यदि आपने सोचा है तो निश्चित रूप में आपका सिलेक्शन होगा। उसमें आपके माता पिता का भी आशीर्वाद आपके साथ होता है। जहां पर कोई कमियां हो जाती है वहां पर आपके माता पिता का जो आशीर्वाद होता है वो कहीं ना कहीं साधर सिद्ध होता है। ये चीज का हमेशा याद रखिएगा। जहां तक रही मुख्य परीक्षा की बात, तो मुख्य परीक्षा के लिए आपके पास बहुत समय मिलेगा। यदि आपने अपना स्थान बना लिया, अगर कहूँ 110 से ऊपर के नंबर अगर लेके आ गए तो उसी दिन से आंसर की मिलाइए। अगर 110 से ऊपर के नंबर आए तो सफिशिएंट आपका सिलेक्शन निश्चित रूप में है। आप मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए बैठ जाइए, किसी से कोई पूछने की जरूरत नहीं है। आपको कोई अपने दोस्तों से, अपने अन्य जगहों से किसी से पूछना नहीं। आप अपना कर्म कीजिए, फल आपको निश्चित रूप में मिलेगा। ये देखिए, बहुत से समाज में ऐसे बहुत से अभ्यर्थी होते हैं जो आपको भ्रमित करते हैं। वो आपकी सफलता को देखना ही नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं जिस कंडीशन में आज हो उसी कंडीशन में आप आजीवन रहो। तो ऐसे मत करिए।
आप अपना गोल को फिक्स करें, मुझे ये गोल को अचीव करना है। जिस दिन इस तरीके से अगर दृढ़ निश्चय आपने बना लिया है तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। मैं तो आप लोगों से इतना ही कहूंगा कि आपको खंड वाइज आपको रिवीजन करना है और 15 मार्च के बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेटों का यूज करना है सारथी रूप में, उनको सारथी रूप में देखना है। और आपको मैं बता दूं, समसमय की घटना यहाँ पर मेजर फैक्टर के रूप में कार्य करते हैं। समसमय की घटना को पढ़िएगा, बहुत ध्यान एकाग्रचित्त होकर उनका अध्ययन करिए। आप ये लेके चलिए मार्च से लेकर आपके 2024 तक के अगर आप समसमय की घटना क्रम अगर उठा लिए तो यहीं से सारे क्वेश्चन पूछेंगे, इधर उधर कहीं भी क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे। उत्तराखंड में अभी 38वें राष्ट्रीय खेल हुए थे तो यहाँ से आपके निश्चित रूप में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपका एकदम मजबूत होना चाहिए। अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आपको याद होना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कितने बच्चों को आता है, कम से कम आप लोग अगर ये वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट करिए इस वीडियो में कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए, कितनी तैयारी हो रही है, मैं भी आपको देखना चाहता हूँ। ये बताइए, जो उत्तराखंड में भी 38वें राष्ट्रीय खेल जो हुए थे उसमें जो मसाल थी उसको जो नाम दिया गया तेजस्विनी, जो उसका नाम दिया गया था, इस मसाल ने कितने किलोमीटर की यात्रा तय करी है? कमेंट सेक्शन पे आप उस डिजिट को लिखेंगे कितने किलोमीटर की यात्रा इस जो तेजस्विनी जो मसाल है इसने की थी। इससे ही स्पष्ट हो जाएगा कि कितनी शानदार आपकी तैयारी हो रही है। जो बच्चा इसका आंसर दे गया है तो निश्चित रूप में मेरी गुड विशेष है आपके लिए। मैं परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करूंगा कि आप लोगों का इसमें सिलेक्शन निश्चित रूप में हो। जो पहली लिस्ट जो जारी होगी प्रवक्ता संवर्ग की जो भर्ती परीक्षा की, उसमें आपका नाम होगा और मुख्य परीक्षा में आप बैठोगे, ऐसी मेरी प्रार्थना है, ऐसी मेरी मनोकामनाएं हैं। निश्चित रूप में ऐसा करके आप दिखाओगे, मुझे पूरी आशा है। और डेलीगेशन के साथ पढ़िए, लगन यदि आप लोगों के अंदर है तो किसी चीज को पाने की, तो ये चीज आप करके दिखा दीजिए। दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए एक स्वरचित कविता लिखी है, अगर ये आपको अच्छी लगती है तो बताइएगा। देखिए, अभी तो कुछ शेष है मुझ में, अभी तो कुछ शेष है मुझ में, अभी हारा नहीं हूं मैं। एक दिन चमकना है मुझको भी, एक दिन चमकना है मुझको भी, भले ही मैं तारा नहीं हूं। मेरे भीतर भी प्रवाह रहता है पर मैं जल की धारा नहीं हूं। मैं किस्मत को दोष नहीं देता, मैं किस्मत को दोष नहीं देता, क्योंकि किस्मत का मारा नहीं हूं मैं। मेरे हृदय में भी प्यार पलता है, मेरे हृदय में भी प्यार पलता है, भले ही सूरत का प्यारा नहीं हूं मैं। सबके सामने अक्सर खुश नजर आता हूं, सबके सामने खुश अक्सर नजर आता हूं, पर खुश भी सारा का सारा हूं नहीं मैं, खुश भी सारा का सारा नहीं हूं मैं। यह वेदना जो है, ये जितने भी मेरे युवा बेरोजगार भाई बहन है, ये वेदना आप लोगों की है। मैं जानता हूं इस चीज को, क्योंकि यदि ये जो क्षण है आपके जीवन में, ये क्षण अगर आपका चला गया, ये समय दोबारा नहीं आ गया। देखिए, जो बच्चा अपने समय को बर्बाद करना चाहता है, अगर उसको ये लगता है कि जो मैंने जो समय बर्बाद किया होगा मैं उसको वापस ला सकता हूं, तो खूब अपना समय बर्बाद कीजिए, आपको कोई नहीं रोकने वाला। यदि आप क्षणिक सेकंड को भी अगर वापस नहीं ला सकते हो तो ये गलती बिल्कुल भी मत करिए। जो समय आपको पता है कि जो समय बीत गया है वो लौट के नहीं आएगा। ये भर्ती परीक्षा अगर निकल चुकी तो ये सोचिए कि आने वाले 5-6 सालों तक ये भर्ती परीक्षा आएगी नहीं, तब तक आपको बेरोजगारी का दंश झेलना पड़ेगा। तो इसलिए जो समय है उस समय को ही आपको संजोना है, इसी को ही भुनाना है, इसी समय को आपको जीना है, इसी समय में ही आपको क्या करना है, अपना स्थान बनाना है। तो याद रखिएगा, ये आपको करके दिखाना ही है। यदि आप ऐसे कर दिए तो निश्चित रूप में आपका सिलेक्शन होगा। कहते हैं, असली संघर्ष आया ही कहाँ है, असली संघर्ष आया ही कहाँ है। असली संघर्ष जब शुरू होगा तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं होगा। असली संघर्ष जब शुरू होगा तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं होगा। आज तुम्हारे मन की चंचलता के कारण कर्म से विमुख होते जा रहे हो, लेकिन जब असली संघर्ष शुरू होगा तो मन के विरुद्ध भी चलकर तुम्हें कर्म करना ही पड़ेगा। या मैं कहने का मतलब है कि यदि आपको जिस समय जरूरत होगी, जिसमें आपका मन होगा कि मैं नहीं कर सकता हूँ काम, तो उस समय आपको काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये पापी पेट है। इस पापी पेट के लिए तो आपको
जद्दोजहद करना ही है। इस चीज़ को मनन करिएगा। मैं तो यही कहूँगा कि अभी सिर्फ जो आपका फोकस होना चाहिए प्राथमिक भर्ती परीक्षा की जो स्क्रीनिंग परीक्षा है उसके लिए होना चाहिए। मुख्य परीक्षा के लिए आपके पास बहुत समय मिलेगा, बहुत अधिक समय मिलेगा। उस समय में उस चीज़ का तैयारी कर लीजिए, ठीक है। इस चीज़ का गांठ पाड़ लीजिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और मैं परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करूंगा कि ये जो साल है ये साल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सुखद या कहें सुखदायी रहे और आपकी किस्मत को कहीं ना कहीं ये पलटे। तो मैं ये मनोकामना कहूँगा कि इसमें आप अपना स्थान बनाए। तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।